नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स बाय फिजिक्स में। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज मैं 11वीं क्लास के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। 11वीं क्लास जो राजस्थान बोर्ड RBSC 11वीं क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है, नई किताबें आई हैं, पर सिलेबस इस तरह से कोई चेंज नहीं हुआ है कि कुछ नई चीज़ आ गई है। वही जो 3 साल पहले जो सिलेबस था 11वीं क्लास का, वही सिलेबस वापस इस साल रिपीट कर दिया गया है। बीच में 3 साल ये नया सिलेबस आया था, उसको हटा करके 3 साल पुराना वाला जो सिलेबस है वही वापस से डाल दिया गया है राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए। 11वीं क्लास की फिजिक्स के लिए है। अगले साल हो सकता है ये 12वीं क्लास के सिलेबस को भी चेंज कर दें। इस साल तो जो सिलेबस अभी तक चल रहा था 3 सालों से वही 12वीं क्लास में चल रहा है, लेकिन अगले साल जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होएगा 2020-21 वाला, तो अब ये 12वीं क्लास के फिजिक्स कोर्स को भी चेंज कर देंगे और वही कोर्स लेकर के आएंगे जो 3 साल पहले चलता था। जी हाँ, वो डबल किताब वाला जिसमें 2 किताबें चलती थी, फिजिक्स फर्स्ट एंड फिजिक्स सेकेंड। 11वीं क्लास के लिए भी यही पैटर्न था और इस 12वीं क्लास के लिए भी यही पैटर्न था। तो हम हमारी जो फिजिक्स राजस्थान बोर्ड की जो फिजिक्स है उसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, जिसमें हमने 12वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। इसी क्रम में अब मैं आज 11वीं क्लास के लिए वीडियो बना रहा हूँ और 11वीं क्लास के बच्चे भी जल्द से जल्द मेरे से जुड़ जाएं और जुड़ करके अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें, पढ़ें। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और ये काफ़ी समय तक स्कूल बंद रहने की वजह से उनकी जो पढ़ाई है वो बाधित हुई है, और इस चैनल के माध्यम से मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए कुछ हेल्प प्रोवाइड कराना चाहता हूँ जो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर जो है 11वीं क्लास का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, वो पुरानी अगर किताब किसी के पास होगी तो वो देख सकते हैं। उसमें जो चैप्टर था भौतिक जगत, भौतिक विज्ञान की प्रथम पुस्तिका भाग 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है भौतिक जगत। के स्टूडेंट्स, जैसा कि 11वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो 10th क्लास में, अपनी छोटी क्लास में, 9th में भी, और जितनी भी छोटी क्लास है उसमें थोड़ी बहुत उन्होंने साइंस पढ़ी है। साइंस के बैकग्राउंड से वो परिचित हैं, जिस तरह से साइंस के जो टेक्स्ट बुक हैं वो किस तरह से डिज़ाइन की गई हैं, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें। तो जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत, इसमें विज्ञान के बारे में कुछ डेफिनेशंस, कुछ बातें बताई हुई हैं कि क्या विज्ञान है क्या। साइंस का स्टूडेंट है और उसको, साइंस के स्टूडेंट को कम से कम ये पता होना चाहिए कि अगर उसे पूछा जाए व्हाट इज़ साइंस, साइंस है क्या, तो कुछ अपने शब्दों में कुछ चीज़ें बता सकें। कभी कोई वाइवा में या किसी इंटरव्यू के दौरान अगर उससे पूछा जाए तो संदर्भ को समझने के लिए मैंने कुछ बिंदु इस बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे लिखे हैं। 6 बिंदु मैंने लिखे हैं। पहला बिंदु है अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुआ है। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन भाषा है साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिकन जो महाद्वीप की जो कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उन जगहों पर बोली जाने वाली जो भाषा है वो लैटिन भाषा होती है, लैटिन भाषा। तो ये शब्द वहाँ से आया है साइंटिया। तो साइंटिया से बना है साइंस, और साइंटिया का अर्थ होता है जानना। तो बेसिकली साइंस क्या है? जानने की जिज्ञासा है, जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। जब मनुष्य का उद्भव हुआ इस पृथ्वी पे तो सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब के बारे में जो जानने की जो जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न हुई, उसी से साइंस का जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं की यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए की जाने वाली सुव्यवस्थित प्रयास है। अब जब जिज्ञासा जागृत होती है तो किसी चीज़ों को जानना, उनको गहनता से जानना, विस्तृत रूप में जानना, क्या है उसके परिप्रेक्ष्य, क्या है उस चीज़ के मायने, उसके लिए एक सुव्यवस्थित प्रयास करते हैं। अगर कोई मनुष्य सुव्यवस्थित प्रयास करता है इस प्रकृति को जानने, प्रकृति में चारों तरफ, इस ब्रह्मांड में चारों तरफ जो भी चीज़ें, किसी भी एक चीज़ को जानने के लिए वो सुव्यवस्थित प्रयास करता है, किसी भी चीज़ के बारे में विस्तृत और गहनता से जानने के लिए, उसी को विज्ञान या वैज्ञानिक विधि कही जाती है। तीसरा पॉइंट है
विज्ञान से अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। अब वो जो भी जानता है प्रकृति के बारे में, मान लो उसने किसी पौधे के बारे में जाना, कोई औषधीय पौधा था उसके बारे में जाना और उसे पता चला कि उस पौधे की किसी पत्ती से या उसके फल से किसी प्रकार का रोग दूर होता है शरीर में सेवन करने से, तो अब उसका वो प्रयोग करेगा। संशोधन और नियंत्रण, उसके चारों ओर जो परिस्थितियां हैं, अगर कोई रोग है तो वो उस पौधे से रोग मिटाने का प्रयास करेगा, उसके लिए यानी उन परिस्थितियों को नियंत्रण करने का कोशिश करेगा। या किसी प्रकार का संशोधन, अगर हमारे वातावरण में किसी प्रकार का, मान लीजिए कोई औषधीय पौधा है और उस औषधीय पौधे के सेवन से हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, तो हमारे स्वास्थ्य में संशोधन, और किसी प्रकार के रोग से हमको मुक्ति मिलती है तो परिस्थितियों का नियंत्रण, और उस पौधे के पत्ती के सेवन से भविष्य में हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसका भविष्य कथन भी किया जाएगा। समझ आ रही है ना बात कि विज्ञान से अर्जित जो ज्ञान है, जैसे हमें पता चला कि कोई औषधीय पौधा है और उसका कुछ उपयोग किया जा सकता है तो हम कुछ करेंगे, उसका जो करेंगे वो चीज़ ये हो सकती है, हम उसका भविष्य कथन, कुछ भविष्य के लिए कुछ प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान में जो परिस्थिति है उनको संशोधित और नियंत्रित करने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। एक जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मनुष्य को जब पता चला, साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को जो पता चला कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं कुछ जो एक जगह से दूसरी जगह पर बिना किसी माध्यम के संचरित होती हैं, तो ये पता तो चल गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर संचरित होती है बिना माध्यम के, तो अब इनका क्या उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में परिस्थिति में ये समस्या थी कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर कांटेक्ट करने में, सूचना पहुंचाने में, लोगों से संपर्क करने में बड़ी परेशानी होती थी पहले के समय में, जब ये कम्युनिकेशन के इतने सिस्टम नहीं थे। तो जैसे ये ज्ञान मिला कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक संचरित होती हैं, तो इनका उपयोग सूचना के एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित करने के लिए, यानी कि उस समय की जो सिचुएशन है उसको नियंत्रित करने के लिए और संशोधित करने के लिए उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया। वर्तमान परिस्थिति ये थी कि एक चिट्ठी लिख करके कबूतर को दी जाती थी, कबूतर लेकर के जाता था दूसरी जगह और फिर वहाँ से सूचना वापस कबूतर के माध्यम से आती थी, या फिर किसी व्यक्ति को भेजना पड़ता था। तो ये वर्तमान परिस्थिति थी। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों का खोज हुई तो परिस्थिति को हमने संशोधन किया कि नए तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह नए तरीके से पहुंचाएंगे, और परिस्थिति नियंत्रण भी हो गई, क्योंकि पुराने तरीके से बहुत टाइम लगता था लेकिन अब टाइम बहुत कम लगने लगा, तो हमने परिस्थिति को क्या किया, नियंत्रित भी किया। हम वर्तमान परिस्थितियों को संशोधित करते हैं विज्ञान की सहायता से, विज्ञान की जानकारी की सहायता से, और उनको नियंत्रित भी करते हैं। अगला पॉइंट जो लिखा है, जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना तथा भविष्यवाणी करना विज्ञान है। ये विज्ञान की एक तरह से अलग तरीके से व्याख्या कर रहा है ये लैंग्वेज। जो भी हम चारों तरफ देखते हैं, चांद, तारे, सूरज, ये पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे, जीव जंतु और पहाड़, नदियाँ, महासागर, जो भी हम दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ मनुष्य की बनाई हुई। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको मनुष्य की बनाई हुई ये घर, पंखे और ये लाइट और ये नज़र आती है, लेकिन जब मनुष्य का उद्भव हुआ था तब उसको यहाँ पर क्या दिखा था, उसको दिखा था चांद, तारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, नदियाँ, महासागर, खाइयाँ, ये उसको नजर आए थे। तो ये जो चाहिए असली जो चीज़ है इस प्रकृति की, ये चीज़ है जो आजकल के बच्चे को नहीं दिखाई देती, यहाँ पर तुम्हें कहीं भी नहीं दिखाई देगी। जब पैदा होता है बिल्डिंगों, गेम्स, पबजी, इनके बीच में पैदा होता है, तो वो यही समझता है यही वास्तविक संरचना है इस प्रकृति की, जबकि ऐसा नहीं। वास्तविक संरचना ये इस धरती के पहाड़, चांद, सितारे, महासागर, नदियाँ, तालाब, पशु पक्षी, जीव जंतु, मछलियाँ, ये हैं। तो ये चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें जो हमारे चारों ओर दिखाई देती हैं, उन चीज़ों का अन्वेषण करना, यानी उनको टटोल टटोल करके देखना, फिर उनके ऊपर प्रयोग करना। हम टटोल के उनको देखते हैं कि क्या चीज़ है, फिर उनके ऊपर कुछ प्रयोग करते हैं कि इसका क्या किया जा सकता है, और फिर भविष्यवाणी करना, यानी भविष्य के लिए
क्या उसकी उपयोगिता हमारे हो सकती है, इस संदर्भ में विचार करना। विज्ञान, ये विज्ञान है। 5वां पॉइंट में लिखा है संसार के बारे में सीखने की जिज्ञासा, प्रकृति के रहस्यों को सुलझाना, विज्ञान की खोज की ओर पहला चरण है। विज्ञान का उद्भव कहाँ से होता है? विज्ञान का उद्भव मनुष्य के मन से होता है। जब वो सीखने की जिज्ञासा करता है, किसी भी चीज को जानने और सीखने की जिससे जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न होती है, तुरंत विज्ञान का उद्भव होता है व्यक्ति के मन में। प्रकृति के रहस्य हैं, उनको उजागर करना। प्रकृति का एक बहुत बड़ा रहस्य था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये किसी को पता नहीं। एक रहस्य बना हुआ था, क्योंकि यहाँ से खड़े हुए तो दिखाई देता है कि सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो लोग सोचते थे कि पूरब से, लेकिन एक रहस्य था। गैलीलियो, कोपरनिकस और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस अवधारणा को गलत साबित किया और उन्होंने रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाया कि पृथ्वी के सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए दिन और रात का निर्माण होता है। और अपने अक्ष पर घूमने के कारण हमें ये सूर्य ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। तो इस तरह से प्रकृति के रहस्यों का क्या होता है, खुलासा होता है, रहस्य को सुलझाए जाते हैं और ये वैज्ञानिक खोज का आधार बनते हैं। प्रकृति के रहस्य को खोजने की जो जिज्ञासा है मन में, वही वैज्ञानिक खोज का आधार बनते हैं। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं प्रकृति के कुछ रहस्य जो खोजे गए हैं, बहुत से हैं ऐसे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। जैसे सूरज और पृथ्वी का जो मैंने उदाहरण बताया, ये भी रहस्य है। बारिश क्यों होती है, ऐसा क्या होता है कि बारिश होने लग जाती है, ऐसा क्या होता है कि बर्फ गिरती है, ओले गिरते हैं, ये सब प्राकृतिक रहस्य हैं। बारिश कैसे होती है, तो जब मन के अंदर जिज्ञासा उठी व्यक्ति के, उसने अन्वेषण किया, खोजबीन करी और उस रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाया कि जहाँ गर्मी होती है वहाँ पर महासागरों से भाप बन करके पानी उठता है, उठ करके वो एक मैं कह रहा था जैसे प्रकृति का एक रहस्य था कि किस तरह से बारिश होती है, वो नहीं पता था पहले। जैसे मन में जानने की इच्छा उठी, पता लगाया उन्होंने कि महासागरों में वहाँ गर्मी से जब पानी का वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के ऊपर जाता है, बादल बनता है, बादल फिर एक जगह से दूसरी जगह पर वायुदाब के आधार पर, जहाँ पर उच्च वायुदाब होता है वहाँ से वो उस जगह जाते हैं जहाँ पर निम्न वायुदाब होता है। वो निम्न वायुदाब पर पहुँचकर जैसे उनके ठंडी हवाओं से टकराते हैं बादल, तो वो बरसात के रूप में बरसने लगते हैं। एक रहस्य का उद्घाटन। इस तरह से विज्ञान नई नई खोजों का आधार बनता है। छठा एक पॉइंट ये भी है कि विज्ञान में इस चीजों को भी सम्मिलित किया गया है कि निराधार कल्पनाएं और अनुमान, इनको भी विज्ञान में जगह दी गई है। कभी कभार ऐसा होता है कोई चीज खोजने के लिए, किसी सिद्धांत का पता लगाने के लिए पहले अनुमान लगाया जाता है या पहले निराधार कल्पना की जाती है। कोई आधार ही नहीं होता, सिर्फ कल्पना करते हैं, शुरू में अनुमान लगाते हैं, फिर उसको प्रयोगों के आधार पर उसको सिद्ध करते हैं सिद्धांत के रूप में। ये पॉइंट ये कह रहा है, निराधार कल्पना तथा अनुमान लगाने का भी विज्ञान में स्थान है, परंतु अंततः वो जो अनुमान लगाए गए हैं वह वैज्ञानिक सिद्धांत को स्वीकार्य योग्य बनाने के लिए उसे प्रेक्षणों और प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जाना भी आवश्यक है। यानी जो भी अनुमान लगाए गए हैं, जो भी परिकल्पना की गई है, उस परिकल्पना को, उस अनुमान को प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर उसको सिद्ध करते हैं। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा है, विज्ञान में एक चीज पढ़ी है कि थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु मॉडल जो दिया था, वो किसने दिया था? थॉमसन ने। उसने एक परिकल्पना की कि जो परमाणु है वो एक प्लम पुडिंग, एक मिठाई के रूप में है और उसमें इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर तरबूजे के बीज की तरह उसमें धसे हुए हैं। ये इसकी परिकल्पना थी, निराधार परिकल्पना थी। लेकिन वो इसको प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर सिद्ध नहीं कर पाया, इसलिए उस परिकल्पना को अमान्य कर दिया गया। पहले एक अनुमान था, कल्पना थी, वो सिद्ध नहीं कर पाया, इसलिए अस्वीकार होगी। उसके बाद रदरफोर्ड अपना स्वर्ण पत्र प्रयोग लेकर के आता है और उससे पहले वो ये परिकल्पना करता है कि शायद परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है
और फिर वो स्वर्ण पत्र प्रयोग करता है और उसमें वो अल्फा कणों की बारिश करता है। अल्फा कणों की बारिश से ये पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण उस स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते हैं और कुछ 10,000 में से कोई एक कण टकरा करके वापस आता है। तो वो ये परिकल्पना जो उसकी जो थी उसको सिद्ध कर पाता है कि परमाणुओं का अधिकांश भाग खोखला है और सिर्फ कुछ लेश मात्र ही भाग ऐसा है जो ठोस है, और वहीं पर उसका सारा द्रव्यमान और उसका सारा धनावेश केंद्रित है, और उसको उसने नाभिक नाम दिया। शुरुआत में उसने परिकल्पना करी और बाद में उस स्वर्ण पत्र प्रयोगों के द्वारा, प्रेक्षणों एवं प्रयोगों के द्वारा उसको सत्यापित किया उसने। तो विज्ञान में इस तरह के प्रोसीजर का भी स्थान है कि पहले हम अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगाने के बाद प्रयोगों से उसको सिद्ध कर सकते हैं। आगे इसमें 3 बिंदु मैंने और लिखे हैं। विज्ञान का क्या दृष्टिकोण होता है, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, उसी को अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इसका कोई सिलेबस से लेना देना नहीं है, कोई क्वेश्चन इस पर नहीं पूछा जाएगा, पर एक विज्ञान के विद्यार्थी को विज्ञान के संदर्भ में जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो भूमिका है, वो उसको पता होनी चाहिए। 7वां पॉइंट क्या कहता है? सिद्धांत तथा प्रेक्षण अथवा प्रयोग का पारस्परिक प्रभाव विज्ञान की प्रगति का मूल आधार है। कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत होता है वो प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित होता है, और जैसे जैसे प्रयोग किए जाते हैं किसी संदर्भ में, वो सिद्धांत उतना ही विकसित होता है। मान लो जैसे परमाणु मॉडल का जो सिद्धांत था, जे थॉमसन ने बताया है कि परमाणु जो है एक ऐसे लड्डू की तरह है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं चारों तरफ। या प्लम पुडिंग मॉडल जो दिया था 10th क्लास की किताब में जाकर के तुम जब देखोगे तो पता चलेगा, 10th या 9th क्लास की किताब में है, पढ़ चुके हैं हम। तो उसने ये सिद्धांत दिया, इलेक्ट्रॉन उसके परमाणु के अंदर धसे हुए रहते हैं, और जैसे जैसे प्रयोग किए, रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने प्रयोग किया स्वर्ण पत्र प्रयोग, तो उसने ये पाया कि परमाणु का अधिकांश भाग तो खोखला है, और खोखला है इट मीन्स यानी कि उस खोखले भाग में, फिर उसने बताया जो खोखले भाग है यानी उसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये प्रयोगों के द्वारा डेवलपमेंट हुआ उस सिद्धांत में। परमाणु का जो मॉडल है, उस परमाणु के मॉडल में धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ वो प्रयोगों के आधार पर हुआ। इसलिए प्रयोग एवं प्रेक्षण बहुत मायने रखते हैं विज्ञान में। प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर ही हम वैज्ञानिक तथ्यों को रखते हैं और सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। सिद्धांत कोई पहले से प्री प्रिपेयर्ड, पहले से तैयार कोई पैकेज नहीं है। सिद्धांत धीरे धीरे प्रयोगों के आधार पर जो परिणाम आते हैं, उन्हीं परिणामों को आधार बना करके सिद्धांत को फॉर्म किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है। 8वां बिंदु क्या है? विज्ञान सदैव गतिशील है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि विज्ञान जो है सदैव गतिशील है। गतिशील का मतलब है कि यहाँ पर परिवर्तन होता ही रहता है, हर सिद्धांत बदलता रहता है। यहाँ पर कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है। विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है, यानी कि अगर और खोजें हों और प्रयोग हों और कुछ कोई नया वैज्ञानिक खोज करता है तो उसमें वो नए प्रकार के सुधार कर सकता है। वैज्ञानिकों में कोई निर्विवाद विशेषज्ञ या सत्ता नहीं है, यानी विज्ञान बदलता रहता है। इसका एक बहुत अच्छा मैं उदाहरण देता हूँ। 19वीं शताब्दी से पहले 1900 ईस्वी से पहले ये माना जाने लगा कि विज्ञान, भौतिक विज्ञान में जितनी भी खोजें होनी है, जो भी जान लिया गया है वो जान लिया गया है। इससे और आगे जानने की और कोई संभावना कम है। संभावना पूरी तो समाप्त नहीं होती, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो जाना गया है भौतिक विज्ञान के बारे में वो परिपूर्ण रूप से जान लिया गया है, और आगे और विशेष रूप से जानने की, कोई बड़ी चीज को जानने की आवश्यकता नहीं है। इस सन तक आते आते गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम जान चुके थे। पहले हम चीज जान चुके थे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। हम जान चुके थे विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। हम जान चुके थे परमाणु नहीं। 19वीं सदी
20वीं सदी तक हम परमाणु के अंदर क्या चलता है उसके बारे में नहीं जाने थे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में जान चुके थे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जान चुके थे, इलेक्ट्रिसिटी बिजली के संदर्भ में जो भी चीज़ें हैं वो हम जान चुके थे। ठीक है, लेकिन 19वीं सदी के बाद जो नए विज्ञान का एकदम आविर्भाव हुआ वो था क्वांटम विज्ञान। एक नई ही भौतिक विज्ञान की नई शाखा निकल कर के आई जिसे क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं, क्वांटम साइंस कहते हैं। इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी छोटे पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, उनकी क्या स्थिति है, वो किस तरह से व्यवहार करते हैं इस प्रकृति में, क्या किस गति से अगर वो गति करते हैं तो क्या होता है, उनमें विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं, जब दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, क्या प्रतिक्रिया होता है। इस संदर्भ में जानकारी जब जैसे मिलने लगी तब वैज्ञानिकों को लगा कि ये जो अभी तक जो जाना गया था, दरअसल 19वीं ईस्वी से पहले के भौतिक विज्ञान को चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, और 1900 के बाद जो नया डेवलपमेंट हुआ उसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम यांत्रिकी जैसे ही आई वो मॉडर्न फिजिक्स के रूप में आई, और क्वांटम यांत्रिकी से पहले यानी 1900 ईस्वी से पहले जो थी वो चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स थी। इस बारे में और डिस्कशन करेंगे। पहले हम जो पॉइंट है उसको क्लियर करने के लिए आए हैं कि विज्ञान सदैव गतिशील है, गतिशील रहा, और कुछ खोजें हुई तो पता चला कि ये गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये नियम काफ़ी नहीं है इस प्रकृति को समझने के लिए। यहाँ पर अंत नहीं हो गया कि हमने सब कुछ जान लिया, और भी आगे जाना जा सकता है। इसलिए कहते हैं विज्ञान गतिशील है और कोई फाइनल सिद्धांत नहीं है। कोई भी सिद्धांत होगा परमाणु से रिलेटेड या किसी और भी चीज़ से रिलेटेड, वो आगे विकसित होकर के नया रूप लेगा और विकसित रूप में दिखाई देगा। अगला पॉइंट है, जैसे जैसे प्रेक्षणों से विस्तृत विवरण एवं प्रयोगों द्वारा नए परिणाम प्राप्त होते जाते हैं वैसे वैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों में सुधार हो जाता है। वही बात है, जो ये पॉइंट जो बात कह रहा है वही ये पॉइंट इसको आगे अग्रसर कर रहा है कि जो भी सिद्धांत होते हैं वो प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर उनमें सुधार कर दिया जाता है। जैसे कोई नई चीज़ पता चलती है किसी भी सिद्धांत के बारे में, उसको सुधार कर दिया जाता है। जैसा कि मैं हमेशा ये एक उदाहरण दे रहा हूँ थॉमसन के परमाणु मॉडल का। थॉमसन का परमाणु मॉडल जैसे ही रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने उसको संशोधित करके व्यवस्थित कर दिया। और तुम देखोगे 10वीं क्लास की बुक में बाय स्टेप दे रखा है। पहले थॉमसन आता है, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड उसको संशोधित करता है, रदरफोर्ड के बाद फिर एक और बंदा आता है जिसको हम नील्स बोर की अभी धारणा है, जिसने परमाणु हाइड्रोजन मॉडल दिया था, नील्स बोर उसको और संशोधित करके और परिष्कृत कर देता है। इस तरह से ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप विज्ञान जो है गतिशीलता के साथ आगे बढ़ता रहता है। परफेक्ट रूप में सिद्धांत, कोई परफेक्ट सिद्धांत नहीं है विज्ञान में कि हम कह सके दिस इज परफेक्ट और ये सारी तरीके से किसी भी परिघटना को की व्याख्या कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता विज्ञान में। परफेक्ट रूप से कभी नहीं किया जा सकता। हाँ, वर्तमान में जो प्रयोग हैं और प्रेक्षण हो रहे हैं उनको सेटिस्फाई कर सकता है वो सिद्धांत, लेकिन जैसे ही कुछ नई घटना सामने आती है उसके लिए हमें नए प्रयोग और नए प्रेक्षण करने पड़ते हैं और सिद्धांत और परिष्कृत और संशोधित होता जाता है। यानी संशोधन संभव है किसी भी सिद्धांत में। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को भी संशोधित किया जा सकता है और बाकायदा किया गया है। ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जिसने न्यूटन ने खोजा था, न्यूटन के बाद आइंस्टीन ने इसको और परिशोधित किया है अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। जो हम आइंस्टीन की जो आपेक्षता का जो सिद्धांत है, दो आपेक्षता के सिद्धांत है उसको, एक तो है आपेक्षता का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, व्यापक आपेक्षिकता का सिद्धांत, और एक है विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को और एडवांस में व्याख्या करते हैं। सिद्धांत कैसे संशोधित होते हैं इसके बारे में एक मैंने उदाहरण यहाँ पे लिखा है। सिद्धांतों का संशोधन किस तरह से होता है। जब ग्रहों की गति का सबसे पहले अध्ययन कोपरनिकस ने किया था, पाश्चात्य, वैसे तो ग्रहों की गति का अध्ययन हमारे भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त ये कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे इनके जो ग्रंथ हैं उनमें इनके बारे में सारा नॉलेज है। और यही नॉलेज पश्चिम में जब चला गया था तो वहाँ इन वैज्ञानिक कोपरनिकस, केपलर, इन्होंने उस ज्ञान का फ़ायदा उठा करके एक तरह से यूँ कहें कि उस ज्ञान को अपने नाम करके, नहीं वैसे ऐसी बात नहीं, इन व्यक्तियों ने भी काफ़ी मेहनत की है। उस ज्ञान को, हम तो बेवकूफ़ हैं, हमने तो कुछ पढ़ा नहीं, उन्होंने पढ़ लिया,
हम ये कहते हैं कि वो चोर हैं, उन्होंने ज्ञान चुरा लिया, जबकि वो होशियार हैं, उन्होंने ज्ञान को समझा, भले ही उन्होंने अपने नाम से उसको संचालित किया। और यहाँ हम तो ऐसे बेवकूफ़ हैं, हमारे पास ज्ञान था, हमने उसको पढ़ा भी नहीं। हम ऐसे बेवकूफ़ हैं कि हमारे पास सारी सुविधाएं होते हुए भी हम उसका कोई उपयोग करते ही नहीं हैं। हम कहते तो हैं कि भारत हमारा जगत गुरु, सोने की चिड़िया रहा है और सर्वगुण संपन्न संस्कृति रही है हमारी, लेकिन हमने इसकी कभी कद्र नहीं की। और पाश्चात्य देश के लोग जो यहाँ की संस्कृति से जो ग्रंथ उनको मिले, यहाँ की जो नॉलेज मिला, उनकी उन्होंने कद्र की, उनको पढ़ा, उनको सीखा और समझा और उसको नए रूप में विकसित किया। तो हमको इनका धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने हमारे भारत के जो ज्ञान है उनको इन्होंने ही प्रकट किया। हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे देश में इस तरह का ज्ञान रह चुका है। तो हम इनको कोई बुरा भला नहीं कहेंगे, मैं बिल्कुल भी किसी को बुरा भला कहता भी नहीं हूँ। तो ये जो कोपरनिकस है, इसने ग्रहों की गति का जो अध्ययन किया, तो इसने सबसे पहले कहा था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। वृत्ताकार पथ, बिल्कुल सर्कुलर पाथ में, और उसके केंद्र पर सूर्य होता है, ये कोपरनिकस ने कहा। पर जैसे ही केपलर ने ग्रहों की गति का अध्ययन किया, तो केपलर ने यह कहा कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर नहीं घूमते हैं, वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, और दीर्घ वृत्त की एक नाभि पर सूर्य अवस्थित रहता है। दो नाभि होती हैं दीर्घ वृत्त में। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि दो नाभियाँ होती हैं, एक इधर एक इधर। तो उनमें से किसी एक पर सूर्य उपस्थित रहता है, और जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार, ये तो है वृत्त और यह है दीर्घ वृत्त। तो ये संशोधन हुआ। कोपरनिकस कहता था वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं ग्रह सूर्य के चारों ओर, तो केपलर ने कहा, कुछ संशोधन किया कि नहीं, ग्रह जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, और ये सही बात है। वर्तमान में यही थ्योरी चल रही है कि जो भी ग्रह हैं सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वो दीर्घ वृत्त पर घूमते हैं, ना कि वृत्ताकार पथ पर। तो ये एक उदाहरण मैंने संशोधन का दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। फिजिक्स शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रकृति। तो प्रकृति का जो भी अध्ययन है वो हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। दरअसल देखा जाए तो विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, जीव विज्ञान हो, जीव विज्ञान में भी प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दो हैं, रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान में भी कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन है, और भौतिक विज्ञान, इवन ज्योग्राफी, भूगोल में भी जो हम पढ़ते हैं वो सब हम प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं। और इस प्रकृति के समग्र अध्ययन को हम अगर कह सकें कि ये संपूर्ण फिजिक्स का ही पार्ट है। एक्चुअली सारी शाखाओं का जो उद्गम है, सारे तरह के जो विज्ञान की अलग अलग शाखाएं निकली हैं, वो सब की सब भौतिक विज्ञान से ही प्रेरित होकर के निकली हैं। भौतिक विज्ञान से ही रसायन विज्ञान निकला है, भौतिक विज्ञान से ही जीव विज्ञान निकला है, भौतिक विज्ञान से ही खगोल शास्त्र निकला है, भौतिक विज्ञान से ही भूगर्भ विज्ञान निकला है, भौतिक विज्ञान से ही मौसम विज्ञान निकला है, सबसे। इसलिए भौतिकी को प्रकृति का विज्ञान हम कह सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। भौतिकी के प्रभाव क्षेत्र, हमको जो पढ़नी है भौतिकी वो यहाँ से प्रारंभ होती है। इसका एक ओवरव्यू क्या है भौतिकी, जो हम 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ेंगे, उसके संदर्भ में कुछ जानकारी ले लेते हैं। भौतिकी के दो प्रभाव क्षेत्र हैं। एक तो वो भौतिकी जो 19वीं ईस्वी से पहले तक जो विकसित हुई थी, वो भौतिकी वो कहलाती है चिर सम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल का मतलब ही क्या होता है? पुराना, है ना। क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, मतलब पुराने, प्राचीन। तो इसको हम बोलते हैं 19वीं ईस्वी से पहले वाली जो भौतिकी है वो है चिर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। और 1900 ईस्वी के बाद जो भौतिकी आती है उसे हम बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक मतलब मॉडर्न, मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है। 19वीं सदी से पहले की चिर सम्मत, 19वीं ईस्वी से बाद की आधुनिक भौतिकी। और जो क्लासिकल फिजिक्स है वो विशेष तौर पर स्थूल प्रभाव क्षेत्र कहलाती है। स्थूल का मतलब है बड़ा, और यहाँ पर आधुनिक भौतिकी जो कहलाती है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। सूक्ष्म का मतलब है छोटा, स्थूल का मतलब है बड़े ऑब्जेक्ट्स, यानी बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हमको दिखाई देते हैं उनका जो अध्ययन है वो चिर सम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत किया गया। जैसे
खगोलीय पिंडों का, सूर्य, चांद, तारे, इनका जब अध्ययन किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, जिनमें न्यूटन, कोपरनिकस, केपलर, ये नाम अपन ने अभी जाने हैं नए, और आगे हम पढ़ेंगे भी इनके बारे में। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के बारे में, पृथ्वी क्या है, एक बड़े खगोलीय पिंड है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उस अध्ययन को स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। स्थूल, एक बड़ी चीज का अध्ययन कर रहे हैं, स्थूल प्रभाव क्षेत्र। और जैसे हम अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ये भी स्थूल प्रभाव क्षेत्र है। गुरुत्वाकर्षण, कोई वस्तु पृथ्वी पर यूं गिरती है, पृथ्वी उसको आकर्षित करती है, ये भी स्थूल प्रभाव क्षेत्र है। और हम अध्ययन करते हैं न्यूटन की गति के नियम, हमने 9th क्लास में पढ़े हैं। त्वरण, वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन किस तरह से, फिर त्वरण, फिर किसी वस्तु पर बल लगता है, इस वस्तु पर मैं बल लगाता हूँ तो बल लगाने पर कार्य होता है, बल कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ये जितना भी अध्ययन ये स्थूल प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, और इन सब की खोज 19वीं ईस्वी से पहले हो चुकी थी, इसलिए इनको क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट मानते हैं। ठीक है। और जो सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र हैं वो आधुनिक सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र हैं। सूक्ष्म मतलब छोटे। जब हम अपनी अध्ययन का दायरा छोटे आकार वाले ऑब्जेक्ट्स, छोटे आकार वाली चीज़ों के ऊपर लेके चले जाते हैं, जैसे परमाणु के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके अंदर जब अध्ययन करते हैं अपन, तो हम उसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए वो प्रभाव क्षेत्र का कहलाता है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। और 19वीं ईस्वी के बाद ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में खूब सारी खोजें करी। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ध्यान हो। उसका जो एक डिस्चार्ज, 9th क्लास में पढ़ी, एक डिस्चार्ज ट्यूब, कांच की एक ट्यूब है, उसके अंदर उसने वैक्यूम क्रिएट किया और एनोड और कैथोड लगाए। एनोड और कैथोड से फिर उसने हाई वोल्टेज लगा करके कुछ तरंगें, जो स्पार्क तरंगें एनोड से कैथोड से एनोड की ओर प्रसारित हुई। तब उसको पता चला ये तरंगें, ये जो चिंगारियाँ हैं, ये चिंगारियाँ एक कण हैं जिसको उसने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, जे थॉमसन ने। यहाँ पर अब छोटे छोटे कणों के बारे में, तो ये आधुनिक फिजिक्स में आता है। और आधुनिक फिजिक्स में अपन सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, सूक्ष्म चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो एक तरह से दो भागों में बढ़ गई फिजिक्स। एक तो कि स्थूल प्रभाव क्षेत्र जहाँ मोटे और बड़े ऑब्जेक्ट्स पर खोजबीन की जाती है, एक हो गई सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, और भी खूब सारे पॉजिट्रॉन, और भी कण हैं, म्यूऑन, फाइऑन, और भी खूब सारे। आगे एडवांस फिजिक्स में और पढ़ते हैं तब और चीज़ें निकल के आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हमको 11th क्लास में जो भी चीज़ें पढ़नी है वो सारी चिरसम्मत भौतिकी की है। 11th क्लास, ये ध्यान रख लो, 11th क्लास और 12th क्लास इस तरह से सेपरेटेड है। 11th क्लास तो पूरी तरीके से चिरसम्मत भौतिकी ही तुमको पढ़ाएगी। तुम 11th क्लास में पढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो कि क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। तुम 11th क्लास में पढ़ोगे ऊष्मागतिकी के नियम, वो क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। यहाँ पे मैंने देखो लिखा है, चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल घटनाएं, स्थूल परिघटनाओं पर विचार किया जाता है। इसमें अब इस चिरसम्मत भौतिकी में कौन कौन आते हैं? एक तो आती है यांत्रिकी, मैकेनिक्स, दूसरी है विद्युतिकी, तीसरी है प्रकाशिकी, और चौथी है ऊष्मागतिकी। ये 4 मुख्य भौतिकी की शाखाएं हैं जो चिरसम्मत भौतिकी, यानी इन सब की खोज 19वीं ईस्वी से पहले हो चुकी थी, और ये सब के सब स्थूल प्रभाव क्षेत्र से संबंधित हैं। यांत्रिकी, कोई भी कण या कोई भी वस्तु जब गति करती है तो वो न्यूटन की गति के अंतर्गत नियम, यानी कि हम यांत्रिकी में क्या क्या पढ़ेंगे, 11th क्लास में हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। यांत्रिकी में हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। रॉकेट की गति का, भाई रॉकेट एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो किस तरह से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति करता हुआ अंतरिक्ष में जाता है, इस संबंध में हम पढ़ेंगे। तो रॉकेट की गति का अध्ययन भी यांत्रिकी में आएगा। जल में और वायु में जो तरंग संचरित तरंग भी यांत्रिकी का पार्ट है, और वो चिरसम्मत भौतिकी से संबंधित है। तरंगों का संचरण, जल के ऊपर तरंगें उत्पन्न होती हैं, उनका क्या, उसका आयाम होता है क्या, उनकी आवृत्ति वगैरह, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। वायु में भी तरंगें संचरित होती है, ध्वनि तरंगें। फिर हम ये जो पार्ट है ये 12th क्लास में पढ़ेंगे, विद्युतिकी, यानी चिरसम्मत भौतिकी का जो यांत्रिक हिस्सा है वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। विद्युतिकी हिस्सा हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम चुंबकत्व, आवेश, धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये सारी चीज़ें। अगर 12th क्लास की बुक अभी जो वर्तमान में चल रही है उसको उठा करके देखोगे, फर्स्ट चैप्टर ही आवेश से रिलेटेड है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारी चीज़ें। तो आवेश, फिर विद्युत धारा, ये हम पढ़ेंगे। ये भी क्लासिकल फिजिक्स का ही पार्ट है।
फिर हम इसमें चिरसम्मत भौतिकी में जो हमारी अगली शाखा है वो है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये मैकेनिक्स, और ये हो गया हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश। प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। ये हम कुछ कुछ पढ़ भी चुके हैं 10th क्लास में। लेंस और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, फिर सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें और भी चीज़ें हैं। प्रिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रिज्म किस तरह से श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, वो सारी ये भी 12th क्लास में। ये दोनों जो टॉपिक हैं वो 12th क्लास में हैं, विद्युतिकी और प्रकाशिकी, ये 12th क्लास में पढ़ेंगे। 11th क्लास में जो हम पढ़ेंगे चिरसम्मत भौतिकी में एक तो हम यांत्रिकी पढ़ेंगे और एक ऊष्मागतिकी, ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे ये दोनों, और ये जो दोनों हैं ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये चिरसम्मत भौतिकी का प्रभाव क्षेत्र है, चिरसम्मत भौतिकी। हम देखते हैं सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, इसमें क्या क्या विषय आते हैं देखते हैं। आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, जो कि 19वीं ईस्वी के बाद की जितनी भी विकसित फिजिक्स है उसको हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं। आधुनिक भौतिकी सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, एक हमारा था चिरसम्मत भौतिकी का स्थूल प्रभाव क्षेत्र। यहाँ पर आधुनिक भौतिकी जिस क्षेत्र में कार्य करती है वह है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है आधुनिक भौतिकी में, जिसमें आते हैं सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे परमाणु की संरचना, नाभिकीय कण, ये नाभिकीय कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों नाभिकीय कण हैं और ये नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। फोटोन, प्रकाश कण, प्रकाश भी कण माना गया। आधुनिक भौतिकी में प्रकाश को तरंग ना मान करके कण माना गया है, और उस कण को, उस प्रकाश के कण को फोटोन कहते हैं। ये आधुनिक भौतिकी और चिरसम्मत भौतिकी में अंतर है। चिरसम्मत भौतिकी में प्रकाश को तरंग माना जाता है, एक तरंग है। आधुनिक भौतिकी में प्रकाश को कण माना जाता है कि वो एक कण के रूप में संचरित होती है, और उस कण को उन्होंने नाम दिया है फोटोन। आइंस्टीन द्वारा दिया गया नाम है ये। प्रकाश के कण को फोटोन कहते हैं, और इसकी विशेषता होती है इस फोटोन की, ये द्रव्यमान, शून्य द्रव्यमान वाला कण है। इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। पूछा जाता है फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, या प्रकाश के कण को क्या कहते हैं, इसका विराम द्रव्यमान शून्य। तो ये हमारे जो भौतिकी के क्षेत्र थे, 2 क्षेत्र, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र और स्थूल प्रभाव क्षेत्र, इसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली। स्थूल प्रभाव क्षेत्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में ये सारी चीज़ें 12th क्लास में पढ़ी जाएंगी। परमाणु संरचना, नाभिकी, फोटोन और भी प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसमें जब अपन ये पढ़ेंगे परमाणु संरचना, और इसमें कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, द्रव्य तरंगें, इसमें और हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, द्रव्य तरंगें, बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर, और भी खूब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ऐसे खूब सारी चीज़ें हैं। 12th क्लास की बात है, 12th क्लास में हम पढ़ेंगे इनको। अब 11th क्लास में कंसर्न नहीं है, फिर भी एक जानकारी के रूप में क्या आता है आधुनिक भौतिकी में। आधुनिक भौतिकी का कोई भी टॉपिक हमारे 11th क्लास में नहीं है, जहाँ तक मुझे ध्यान है 11th क्लास में नहीं है। 11th क्लास पूरी की पूरी चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स पे बेस्ड है, जिसमें यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी हम इस हमारी किताब में पढ़ेंगे, और प्रकाशिकी के भी कुछ चैप्टर हो सकते हैं 11th क्लास में। ये नई किताब जो वापस से रीप्रिंट होकर आ गई, 3 साल पुरानी है, वो मैंने कभी है ना इसको पूरा कभी इसको देखा नहीं है, क्योंकि बीच में ये 11th क्लास का जो पुराना सिलेबस है वही मेरे से टच में रहा। तो इसको जब मैं देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक इसमें यांत्रिकी के हैं, कोई ऑप्टिक्स के हैं, कौन कौन से इसमें ऊष्मागतिकी के हैं, कौन कौन से इसमें विद्युत चुंबकी के है नहीं। इसमें विद्युत चुंबकी सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास में पढ़ाई जाती है।
तो आज की इस क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे इसी चैप्टर में हम प्रकृति में पाए जाने वाले जो 4 प्रकार के बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, दुर्बल बल और विद्युत चुंबकीय बल, इन 4 बलों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। आज के लिए धन्यवाद।